हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मैरिज अंडर मुस्लिम लॉ को, कि इस्लाम में, मुस्लिम लॉ में मैरिज जो है उसका क्या नेचर है, क्या फॉर्मेलिटीज नेसेसरी हैं मैरिज के लिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि हर कॉन्सेप्ट को पढ़ने से पहले मुस्लिम लॉ के हम ये पढ़ते हैं कि इस्लाम की एडवेंट से पहले क्या कंडीशंस प्रिवेल कर रही थी। तो हम अगर मैरिज के सेंस में भी देखें तो मैरिजेस जो थी इस्लाम के आने से पहले, उसकी बहुत ही खराब फॉर्म्स प्रिवेल करती थी, जो ब्रीफ में हमने पहले इंट्रोडक्शन में भी डिस्कस किया है। जैसे कि प्रोस्टिट्यूशन बहुत ही कॉमन था, अडल्ट्री बहुत कॉमन थी, और ये भी एक बहुत कॉमन फॉर्म थी कि बहुत सारे लोग एक ही औरत के साथ इंटरकोर्स करते थे। अब बाद में शी हैड अ चॉइस, उन सब आदमियों में से चूज कर सकती थी कि मेरे बच्चे का बाप कौन है। और फ्रेंड्स, परचेजिंग अ गर्ल फ्रॉम हर पेरेंट्स, ये भी एक अप्रूव्ड फॉर्म ऑफ मैरिज थी। तो और मुता मैरिज जो है वो भी कॉमन थी। मुता मैरिज मीन्स एक टेम्परेरी मैरिज जो कि एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए या कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को फुलफिल करने के लिए की जाती है। मान लीजिए एक दिन के लिए शादी, या चंद घंटों के लिए शादी, या कुछ भी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, कि उसके बाद ये शादी को खत्म कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, कभी भी इस्लाम में ऐसी मैरिज अलाउड नहीं है जिसको मालूम हो कि ये बाद में किसी लेटर स्टेज पर जाकर खत्म होनी है। फ्रेंड्स, इस्लाम फिर जब आया तो इस्लाम के आने के बाद ये तमाम फॉर्म ऑफ मैरिजेस को एकदम एब्रोगेट कर दिया गया, रिपील कर दिया गया। और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ वही मैरिजेस को अप्रूव किया जिसमें प्रॉपर फॉर्मेलिटीज, यानी कंसेंट के साथ दोनों पार्टीज की, मेन और वुमेन की कंसेंट के साथ जो शादियां होती थी, या फिर जो शादियां गार्जियनशिप में होती थी, बड़ों की और गार्जियंस से लड़की का हाथ मांगा जाता था, और जिसमें इनहेरिटेंस में प्रॉपर शेयर मिले वुमेन को, सिर्फ वही शादियां अप्रूव की गई। जिसमें एक हस्बैंड जो है वो वाइफ को डॉवर पे करेगा। डॉवर जो है उसको हम सेपरेटली डील करेंगे इस टॉपिक को पूरा। डॉवर फिलहाल इतना समझ लीजिए कि इट इज अ काइंड ऑफ गिफ्ट जो मैन कंपल्सरीली देता है अपनी वाइफ को, और ये निकाह के टाइम पर ही, मैरिज को कॉन्ट्रैक्ट करने के टाइम पर ही डिसाइड हो जाता है कि कितना डॉवर एक मैन को देना है अपनी वाइफ को, और कब देना है, फौरन देना है या फिर कुछ दिन के लिए उसको डिले भी किया जा सकता है, लेकिन इट इज कंपलसरी। तो ये सारी फॉर्म्स ऑफ मैरिजेस को प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अप्रूव कर दिया। और बाकी जो भी मैरिजेस, जो बहुत खराब फॉर्म ऑफ मैरिजेस प्रिवेल कर रही थी, कई बहनों से एक साथ शादियां कर लेते थे लोग, शादी कर ली और उसके बाद डिवोर्स दी या नहीं दी, ऐसी छोड़ दिया, फिर और शादियां कर ली, देयर वाज नो लिमिट ऑन द नंबर ऑफ वाइज, उन सारी ही मैरिजेस को टोटली डिसअप्रूव कर दिया। फ्रेंड्स, अगर फॉर्मेलिटीज देखें जो इस्लाम में मैरिज में असेंशियल फॉर्मेलिटीज क्या क्या हैं, असेंशियल्स क्या क्या हैं मैरिज के, तो आप नोट डाउन कर लीजिए। कोई बहुत ही खास असेंशियल्स नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो जूरिस्ट्स ने, उलेमा ने जो इंटरप्रेट करके कंक्लूड किया है कि बेसिकली सिर्फ 5 असेंशियल्स होने चाहिए, जिसमें पहला है ऑफर, दूसरा है एक्सेप्टेंस, एक पार्टी की तरफ से ऑफर आए या वो डिक्लेयर करे कि आई वॉन्ट टू टेक, या आई एम टेकिंग दिस गर्ल इन माई मैरिज, और गर्ल जो है, वुमेन जो है, वो उसको एक्सेप्ट करे, उसकी तरफ से, दूसरी पार्टी की तरफ से एक्सेप्टेंस आए, उसमें 2 विटनेसेस हों, बहुत ही क्लियर वर्ड्स का यूज किया गया हो, कोई एम्बिग्विटी ना हो, और सेम मीटिंग में हो। ये 5 चीजें हैं: ऑफर, एक्सेप्टेंस, देयर मस्ट बी 2 विटनेसेस, देयर मस्ट बी क्लियर वर्ड्स, एंड इट मस्ट बी डन इन द सेम मीटिंग, एक ही बैठक में। ऐसा नहीं है कि आज ऑफर दिया तो 2-4 दिन बाद या लाइफ में कभी भी फिर एक्सेप्ट उसको कर लिया तो वो निकाह माना जाएगा, नहीं, इट मस्ट बी इन वन एंड द सेम मीटिंग। तो ओनली दीज 5 आर द फॉर्मेलिटीज। उसके बाद फ्रेंड्स, कुछ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप्स हैं जिसमें शादी नहीं करनी है, उसके लिए कुरान में वर्सेस रिवील हुई है। तो मैं, लेट मी रीड इट टू यू। सूरा नंबर 4 में, जो सूरे निसा कहलाती है कुरान की, उसमें उसकी वर्स है, marry not the woman whom your father has or had married, for this is very shameful and abominable and evil way. उस औरत से शादी ना कीजिए जिससे आपके बाप ने शादी की हो या कर रखी हो। तो इसमें फ्रेंड्स 2 चीजें हैं। ऑब्वियसली आप लोग कहेंगे कि बाप ने जिससे शादी की वो तो मेरी माँ है। तो फ्रेंड्स, ये भी हो सकता है कि अगर पहले कभी आपके फादर ने किसी औरत से शादी की हो और उसके बाद नाउ दे आर सेपरेटेड,
तब भी वो पूरी लाइफ के लिए कभी भी एक आदमी उससे शादी नहीं कर सकता है जिससे उसके बाप ने कभी भी शादी की थी। Another verse comes of the same surah number 4. Forbidden to you are your mothers, your daughters, your sisters, your aunts, paternal and maternal, the daughters of your brother and sisters, your foster mother and foster sisters, the mother of your wives, and the stepdaughters who are in your care, born of your wives, with whom you have had intercourse. But if you have not had intercourse with them, it is not a sin for you. And the wives of the sons who are your offspring, also you marry two sisters at the same time, except what is already past. Allah is gracious and merciful. तो फ्रेंड्स, इसको अगर हम एक्सप्लेन करें और ट्रांसलेट करें तो ये है कि आप लोगों के लिए मना है शादियां करना उनसे जो आपकी माएँ हैं या आपकी बेटियां हैं या आपकी बहनें हैं या आपकी आंट्स, पैटर्नल एंड मैटरनल, फूफी या खाला है, मौसी है या बुआ है। द डॉटर्स ऑफ योर ब्रदर एंड सिस्टर, तुम्हारे भाई या बहन की बेटियां। योर फोस्टर मदर एंड फोस्टर सिस्टर्स। नाउ हु इज अ फोस्टर मदर? फ्रेंड्स, आपको अगर किसी ने दूध पिलाया है आपकी माँ के अलावा तो वो आपकी फोस्टर मदर कहलाती है। एंड इट वाज वेरी कॉमन इन द अर्लियर टाइम्स। ना ऑल्सो समटाइम्स इट हैपेंस कि अगर मदर की डेथ हो गई है बच्चे को पैदा करने के बाद तो कोई दूसरा ही ऑब्वियसली उसको दूध पिलाएगा। और आजकल तो बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, टॉप फीड और ये सब, लेकिन पहले के टाइम पर मदर्स ऐसी बहुत सारी होती थी जो सिर्फ अपने बच्चे के साथ साथ और भी बहुत बच्चों को दूध पिला देती थी। तो उनसे इस्लाम मानता है कि वो भी दे आर कंसिडर्ड एज योर मदर्स इटसेल्फ, और उनकी जो भी औलादे होंगी वेदर इट बी सन और डॉटर, वो आपका भाई या बहन ही माना जाएगा और उसकी किसी भी औलाद से आप कभी शादी नहीं कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, एंड द मदर ऑफ योर वाइव्स, आपकी बीवियों की माएँ, द स्टेप डॉटर हु आर इन योर केयर, जो आपके केयर में आ जाए, वो आपकी सौतेली बेटियां। उन वाइव्स से जो हैं, जो वाइफ आपकी है लेकिन आपसे पहले उसका कोई हस्बैंड था और उससे उसकी बेटी है कोई, अगर आपने उस वाइफ के साथ इंटरकोर्स किया है तो आप उसकी बेटी के साथ शादी नहीं कर सकते हैं। बट अगर आपने नहीं किया है तो यू कैन डू सो, दिस इज नॉट अ सिन फॉर यू। एंड द वाइव्स ऑफ द सन्स हु आर योर ऑफस्प्रिंग, जो आपके बच्चे हैं, बेटे हैं, उनकी बीवियां। ऑल्सो ये मैरी टू सिस्टर्स एट द सेम टाइम, और आप नहीं कर सकते हैं शादी दो सिस्टर्स से एक साथ, दो बहनों से जो खूनी, जो सगी बहनें हैं, उनके साथ आप दोनों के साथ शादी एक साथ नहीं कर सकते हैं, बिकॉज मोर देन वन वाइव्स आर अलाउड टू बी केप्ट इन इस्लाम। तो दो सगी बहनों के साथ शादी नहीं कर सकते हैं, एक्सेप्ट उसके जो ऑलरेडी हो चुका। अल्लाह इज वेरी ग्रेशियस एंड मर्सीफुल। तो फ्रेंड्स, जो चीजें पहले गुजर गईं उसके लिए देखिए यहाँ पे माफी है कि जो इस्लाम के आने से पहले जो चीजें चल रही थी, जो पुराने कस्टम्स को लोग फॉलो कर रहे थे, तो वो आपको उसके लिए आपको कोई गुनाह नहीं है। दैट इज नॉट एन इविल, अल्लाह इज मर्सीफुल, और दैट इज ऑलरेडी पास्ट। ऑलराइट, तो ये फ्रेंड्स कुछ प्रोहिबिटेड डिग्रीज हैं जो दी गई हैं, कुछ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप्स हैं जिसमें एक मुस्लिम मैन शादी नहीं कर सकता है। तो बेसिकली हमने 5 फॉर्मेलिटीज देखी, उसके बाद हमने प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप्स देख ली, और इसके अलावा कोई भी बहुत ही एसेंशियल या कोई सेरेमनीज, कोई राइट्स ऐसे नहीं हैं जो कि ऑब्लिगेटरी हो शादी करने के लिए। इतना ही सफिशिएंट है। तो इसी के बेसिस पे स्कॉलर्स ने कुछ जो डेफिनेशंस दी है उसको हम देख लेते हैं। वन वेरी एमिनेंट स्कॉलर हिदाया सेज, उसको कहते हैं, मैरिज को डिफाइन कर रहे हैं इस तरह: इन द लैंग्वेज ऑफ लॉ इट इम्प्लाइज अ पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट यूज्ड फॉर लीगलाइजिंग जेनरेशन। बहुत ही सिंपल वर्ड्स में कह रहे हैं कि अगर हम लॉ की लैंग्वेज में देखें तो मैरिज जो है वो एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट है जो कि यूज किया जाता है जेनरेशन को लीगलाइज करने के लिए। फिर अब्दुल रहीम एक बहुत और नोटेड ज्यूरिस्ट हैं, वो कहते हैं द मोहम्मदन ज्यूरिस्ट रिगार्ड द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज एज पार्टेकिंग बोथ द नेचर ऑफ इबादा एंड और डिवोशनल एक्ट्स एंड मामलात डीलिंग्स अमंग मेन। ये कह रहे हैं कि इसके 2 एस्पेक्ट्स हैं और दोनों को ही माना जाएगा कि दोनों इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज जो है वो दोनों को ही मिलकर बनती है। एक रिलीजियस यानी डिवोशनल एक्ट, ये एक इबादत का एक्ट भी है, एक रिलीजियस एक्ट भी है, और ये एक ह्यूमन बींग्स की रिलेशनशिप का एक्ट भी है। दोनों से मिलाकर ही मैरिज बनता है। और फ्रेंड्स, जस्टिस महमूद के वर्ड्स में अगर देखें हम तो जस्टिस महमूद कहते हैं कि मैरिज अमंग मोहम्मदन्स इज नॉट अ सैक्रामेंट बट प्योरली अ सिविल कॉन्ट्रैक्ट। तो कह रहे हैं कि मैरिज जो है वो कोई सैक्रामेंट नहीं है बल्कि
कोई रिलीजियस सेक्रेमेंट नहीं है, बल्कि ये एक प्योरली कॉन्ट्रैक्ट है। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि मुस्लिम मैरिज का नेचर कैसा है। इसके बारे में दोनों ही ओपिनियंस आती हैं। कुछ ज्यूरिस्ट कहते हैं कि मुस्लिम मैरिज जो है वो सिर्फ एक सेक्रेमेंट है, और कुछ ज्यूरिस्ट कहते हैं कि मुस्लिम मैरिज एक प्योरली सिविल कॉन्ट्रैक्ट है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखें, इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और लीडिंग केस है अब्दुल कादिर वर्सेस सलीम 1886 का इलाहाबाद हाई कोर्ट का, जिसमें जस्टिस महमूद ने ये ओपिनियन दी कि मैरिज इज अ सिविल कॉन्ट्रैक्ट, और उसके उन्होंने कुछ ग्राउंड्स बताए, क्योंकि इसके वेज एंड सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं। क्योंकि मैरिज के अंदर जो मुस्लिम लॉ में मैरिज होती है उसमें ऑफर है, एक्सेप्टेंस है, विटनेसेस हैं, और उसकी जो भी एसेंशियल्स हैं वो ऐसे ही हैं जिस वेज से हमें ये लगता है कि दिस इज प्योरली अ सिविल कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद फ्रेंड्स, एक बहुत ही प्रोमिनेंट स्कॉलर बेली कहते हैं कि मैरिज के ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करें कि मैरिज का ऑब्जेक्ट क्या है, तो ऑल्दो इट कंटेन्स इजाब और कबूल, इसमें प्रपोजल है और एक्सेप्टेंस है, लेकिन मैरिज का ऑब्जेक्ट एंजॉयमेंट ऑफ लाइफ भी है, प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन भी है। सिर्फ प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अगर ऐसा होता तो ओल्ड एज में मैरिजेस अलाउड नहीं होती, लेकिन कितना भी ओल्ड एज में मैरिजेस को डिजायरेबल माना गया है इस्लाम में। तो फ्रेंड्स, एंजॉयमेंट ऑफ लाइफ, सोलेस ऑफ लाइफ एक ऑब्जेक्ट है, इसके साथ ही साथ कॉन्ट्रैक्ट होने के साथ ही साथ एक मुस्लिम मैरिज का, और इस व्यू को फ्रेंड्स लेटर ऑन जस्टिस महमूद ने भी अप्रूव किया। वहीं सेकेंडली एक दूसरा एक बहुत लीडिंग केस अगर हम लोग देखें, अनीस बेगम वर्सेस मोहम्मद इस्तीफा, जो 1933 का केस है, इसमें सर शाह सुलेमान जो चीफ जस्टिस थे इलाहाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने कहा कि मैरिज इज नॉट रिगार्डेड एज अ मेयर सिविल कॉन्ट्रैक्ट बट रिलीजियस सैक्रामेंट टू, कि मैरिज सिर्फ और सिर्फ सिविल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है बल्कि रिलीजियस सैक्रामेंट भी है। तो फ्रेंड्स, दोनों हमने देखा कि ये एक डिबेटेबल इशू है, और उसकी जो ज्यूरिस्ट की और जो जस्टिसेस की ओपिनियन आ रही है, जुडिशरी की भी, वो भी कुछ आ रही हैं कि इट इज अ सैक्रामेंट, और कुछ आ रही है कि इट इज प्योरली अ कॉन्ट्रैक्ट। फ्रेंड्स, अब आप देखिए मिस्टर ताहिर महमूद, जो एक बहुत ही एमिनेंट स्कॉलर हैं और जिनको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स ने अपने जजमेंट्स में कोट किया है जब भी मुस्लिम लॉ से रिलेटेड कोई इशू अराइज हुआ है, वो कहते हैं कि मैरिज अमंग मुस्लिम्स इज अ सोलम पैक्ट मिसाक गलीजा, और प्रॉफिट डिस्क्राइब्ड निकाह एज सुन्नत। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह को सुन्नत एज सुन्नत जो है डिस्क्राइब किया है। तो इसकी फॉर्म ऑल्दो कॉन्ट्रैक्चुअल है, लेकिन इसको हम एक प्योरली सिविल कॉन्ट्रैक्ट नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये सैक्रामेंट भी है। तो फ्रेंड्स, कॉन्ट्रैक्ट किस बेसिस पे, किन ग्राउंड्स पे कहा जा रहा है वो तो अभी हमने आपको बताया, लेकिन किन ग्राउंड्स पे इसको एक रिलीजियस सैक्रामेंट कहा जा रहा है, लेट मी एक्सप्लेन दैट टू यू। फ्रेंड्स, इस्लाम की, मुस्लिम लॉ की जो बेसिक सोर्सेज हैं, सबसे इम्पोर्टेंट वो आप लोग जानते ही हैं, उसको भी हम डिस्कस करेंगे सेपरेट वीडियोस में। सबसे पहली सोर्स है कुरान, और उसके बाद आती है अहादीस। कुरान आप लोग जानते ही हैं जो डिवाइन बुक है, और अहादीस जो है वो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो एक्शंस और जो स्टेटमेंट्स हैं, जो उन्होंने बताया और जो चीजें उन्होंने करके दिखाई, वो सारी मिलके उसको अहादीस कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, कुछ सही अहादीस को मैं यहाँ कोट करना चाहूंगी, जिससे पता चलता है कि मैरिज इज अ सैक्रामेंट ऑल्सो। फ्रेंड्स, ही हु मैरीज कंप्लीट्स हाफ ऑफ हिज रिलीजन, कहा गया है कि जो शादी कर लेता है वो अपना आधा रिलीजन, आधा धर्म मुकम्मल कर लेता है, कंप्लीट कर लेता है। दूसरी एक और है, देयर आर 3 persons whom the Almighty himself has undertaken to help। 3 लोग हैं जिसको ऑलमाइटी गॉड ने, अल्लाह ने खुद कहा है कि मैं मदद करूंगा। वो 3 लोगों में से पहला वो है हु सीक्स टू बाय हिज फ्रीडम, जो स्लेव है और वो अपने फ्रीडम को, अपनी आजादी को खरीदना चाहता है। दूसरा वो है, सेकेंड इज द वन हु मैरीज विद अ व्यू टू सिक्योर हिज चेस्टिटी, जो अपनी, एक इंसान जो अपनी पाकी को बचाए रखने के लिए, अपनी पाइटी को, अपनी प्योरिटी को बचाने के लिए, अपनी पाकदामिनी को बचाने के लिए जो शादी करता है। एंड द थर्ड पर्सन इज हु फाइट्स फॉर द कॉज ऑफ अल्लाह, जो हक के लिए या अल्लाह के लिए, जो सही बात के लिए लड़ता है। इन तीनों लोगों की ही ऑलमाइटी गॉड हिमसेल्फ हैज अंडरटेकन टू हेल्प।
तो फ्रेंड्स, इससे हमें रिलीजियस एंगल हमने जो देखा इन ट्रेडिशन से, इन सुन्ना से, इन हदीस से हमको पता चला कि इट इज अ रिलीजियस सैक्रामेंट टू। तो फ्रेंड्स, अगर हमने दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यूज देखे, फाइनली हम यही कंक्लूड कर पा रहे हैं कि अगर इफ सीन फ्रॉम द रिलीजियस एंगल इट इज अ रिलीजियस सैक्रामेंट, एंड इफ सीन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लॉ इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू। अब फ्रेंड्स, एक और चीज आप लोगों ने सुनी होगी, ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी। ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी क्या चीज है? तो प्यूबर्टी जो है वो उस एज को कहा जाता है जिस पर एक लड़की और एक लड़का अडल्टहुड अटेन करता है, जवान होता है। तो इस्लाम में जैसे कि इंडियन लॉ अगर देखें तो इंडियन मेजॉरिटी एक्ट के अकॉर्डिंग 18 ईयर्स पर एक पर्सन अडल्ट होता है और कोई भी कॉन्ट्रैक्ट एंटर करने की एलिजिबिलिटी उसकी आती है। लेकिन इस्लाम में, मुस्लिम लॉ में 18 ईयर्स तक जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि जब भी वो बालिग हो जाए, अडल्टहुड अटेन कर ले, चाहे वो 13 ईयर्स पे या 14 ईयर्स पे, 15 ईयर्स पे, तो वो ही एज प्यूबर्टी कहलाती है और ही बिकम्स एलिजिबल टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट या फिर टू मैरी। तो फ्रेंड्स, अगर एक माइनर की शादी गार्जियंस ने करा दी है तो उसके पास ये ऑप्शन है कि जब वो प्यूबर्टी अटेन कर ले, जब वो अडल्ट हो जाए और उसको लगता है कि ये ठीक नहीं है मेरे लिए लड़का या लड़की जिससे मेरी शादी करा दी गई, तो उसके पास उसको रिपुडिएट करने का, उसको खत्म करने का एक ऑप्शन होता है। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि जिंदगी भर के लिए ऑप्शन है कि अगर किसी की माइनर की शादी हुई थी तो वो प्यूबर्टी अटेन करने के बाद भी और फिर कभी भी लेटर स्टेज पे जाके उसको तोड़ दे, ऐसा नहीं है। बल्कि उसके लिए एक एज लिमिट, एक प्रॉपर लिमिट दी गई है कि फीमेल्स जो है, एक मुस्लिम वुमेन जो है, वो एज सुन एज शी अटेन्स प्यूबर्टी, जैसे ही वो अडल्ट होगी, जैसे ही वो प्यूबर्टी को अटेन करेगी, उसको फौरन ही इस ऑप्शन को अगर अवेल करना है तो वो कर ले। इसी तरह से मेल्स के लिए है, क्योंकि अगर ऐसे दे दिया जाता, इस पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं इम्पोज की जाती, तो ये बहुत ज्यादा मिसयूज हो जाता इस रूल का। तो इसीलिए मेल्स के लिए दिया गया कि अगर उन्होंने कंज्यूमेट कर लिया मैरिज को, यानी इंटरकोर्स हो गया, या फिर उन्होंने डॉवर को पे कर दिया, तो उसके बाद इट मीन्स कि उन्होंने अपने मैरिज को रेटिफाई कर लिया है, कंफर्म कर दिया है, और उसके बाद फिर वो उसको नहीं तोड़ सकते, रेपुडिएट नहीं कर सकते हैं। ये फ्रेंड्स ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी की बात हो गई। अब हम क्लासिफिकेशन देख लेते हैं कि मुस्लिम मैरिजेस को किन बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है। तो बेसिकली 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है मुस्लिम मैरिजेस को फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इफेक्टिवनेस। एक मैरिज है वैलिड मैरिज, जो सारे कमांडमेंट्स को, सारी फॉर्मेलिटीज को फॉलो करते हुए जो मैरिज की जाती है, जो अभी हमने कमांडमेंट्स पढ़े, कुरान की वर्सेस पढ़ी, जो प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप्स हैं वो पढ़ी, तो उस सारी चीजों को देखते हुए अगर मैरिज किया जाएगा पूरे कमांडमेंट्स को फॉलो करते हुए, तो वो वैलिड मैरिज होगी और कंप्लीटली इफेक्टिव होगी। सेकेंडली होती है वॉइड मैरिजेस। वॉइड मैरिजेस वो हैं जो एब्सोल्युटली इनइफेक्टिव हैं, बिल्कुल ही गलत हैं और एकदम अप्रूव या एक्सेप्टेबल नहीं है। वो मैरिजेस वो हैं, जैसे मान लीजिए फ्रेंड्स कि अगर एक इंसान शादी कर लेता है प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप्स में, जो अभी हमने वर्स पढ़ी उसमें कुछ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप्स थी कि इन औरतों से आप शादी नहीं कर सकते हैं, और कर ली तो वो एकदम एब्सोल्युटली वॉइड है। उसके बाद फ्रेंड्स अगर किसी दूसरे की औरत से शादी कर ली, जैसे कि इंडियन लॉ में भी, और मुझे नहीं लगता कहीं पे भी किसी लॉ में भी अलाउड होगा, तो वो भी वॉइड मैरिज होगी। इनफैक्ट इट इज कॉल्ड अडल्ट्री, कि किसी दूसरे की बीवी से आपने शादी कर ली, उसकी वो जब बीवी रहते हुए, मतलब नॉट आफ्टर डिवोर्स और डेथ, बल्कि वो बीवी है किसी और की और उसके साथ आपने शादी कर ली, तो वो भी एब्सोल्युटली वॉइड होगा। फ्रेंड्स, जो थर्ड कैटेगरी है वो है इर्रेगुलर मैरिजेस की। तो इर्रेगुलर क्या है? एक होती है जो वैलिड है एकदम सही, और एक है जो एकदम गलत है। इर्रेगुलर वो है जिसकी इर्रेगुलरिटी को दूर करके हम उसको करेक्ट कर सकते हैं और उसको वैलिड मैरिज बना सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल ले लीजिए, एक इंसान 5वीं शादी कर लेता है। 4 मैरिजेस आर अलाउड इन इस्लाम। अब ये भी एक थोड़ा सा डिबेटेबल इशू है और इसको मैं सेपरेट वीडियो में डील करूंगी कि इस्लाम में जो है वो क्यों मैरिजेस अलाउड हैं और वो उसका पीछे क्या रैशनल है। तो फ्रेंड्स, अगर 5th औरत से शादी कर ली, वो एक इरेगुलर मैरिज कहलाएगी। उसको करेक्ट किया जा सकता है अगर किसी एक वाइफ की डेथ हो जाती है या फिर उसे डिवोर्स दे दी जाती है, 4 बचती हैं, तो दैट कैन बी करेक्टेड। सिमिलरली अगर किसी दूसरे रिलीजन की औरत से शादी कर ली, तो इफ शी कन्वर्ट्स कभी भी लेटर स्टेज पे, तो मैरिज क्योंकि वैलिड हो सकती है,
इसीलिए उसको एब्सोल्युटली वॉइड की कैटेगरी में नहीं डालकर इरेगुलर की कैटेगरी में डाला गया है। अगर 2 बहनों से शादी कर ली वो भी इरेगुलर की कैटेगरी में है, क्योंकि एक बहन अगर डेथ हो जाए या फिर डिवोर्स दे दी जाए तो भी इन दैट केस ये मैरिज वैलिड हो जाएगी। तो इसको कंप्लीटली वॉइड नहीं कहा गया है बल्कि इरेगुलर कहा गया है। अगर इद्दत पीरियड के दौरान किसी औरत से शादी कर ली जाए वो भी एकदम वॉइड नहीं है बल्कि वो बाद में वैलिड हो जाएगी, इसलिए उसको इरेगुलर मैरिज की कैटेगरी में डाला गया है। फ्रेंड्स, इद्दत क्या है अभी क्योंकि मैंने इसका जिक्र किया तो इसको हम सेपरेटली इस इशू को एक्सप्लेन करेंगे, इस टर्म को ब्रीफली मैं आपको बता दूं कि इद्दत एक पीरियड है जो एक औरत की हस्बैंड की अगर डेथ हो जाए या फिर एक औरत का जो हस्बैंड है वो डिवोर्स डिवोर्स हो जाए, दोनों के बीच में सेपरेशन हो जाए, तो ये तो हमेशा से इस्लाम में अलाउड है कि वो रीमैरी कर सकती है, दोबारा शादी कर सकती है। लेकिन एक पीरियड के बाद अगर वो प्रेग्नेंट है तो डिलीवरी तक वेट करे, और अगर वो प्रेग्नेंट नहीं भी है और हस्बैंड की डेथ हो गई है तो 4 मेंस्ट्रुअल कोर्सेज तक, 4 पीरियड्स तक उसको वेट करके तभी शादी करनी है। अगर डिवोर्स दे दी है हस्बैंड ने तो 3 मेंस्ट्रुअल कोर्सेज तक वेट करके तब उसको शादी वो कर सकती है। तो फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें 3 मेंस्ट्रुअल कोर्सेज और 4 मेंस्ट्रुअल कोर्सेज तक वेट करना है तो इसको वेटिंग पीरियड कहा जाता है। और ये इसलिए किया जाता है ताकि अगर वो प्रेग्नेंट है या डाउटफुल है और मे भी बाद में पता चले कि शी वॉज प्रेग्नेंट तो उससे जो बच्चा हो उसकी लेजिटिमेसी जो है वो असर्टेन की जा सके। लेजिटिमेसी को इस्लाम में बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है। तो फ्रेंड्स, ये हम लोगों ने क्लासिफिकेशन भी डिस्कस कर ली कि 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है। कुछ टॉपिक्स अभी भी बचे हुए हैं जैसे रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, उसको मैं एक सेपरेट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी। और पॉलीगेमी जो है इस्लाम के अंदर और जो भी इश्यूज होंगे उसको हम सेपरेट वीडियोस में फिर एक्सप्लेन करेंगे। आई होप कि आपको थोड़ा बहुत मैरिज का जो कॉन्सेप्ट है वो मुस्लिम लॉ का समझ में आ गया होगा। थैंक यू।